नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि आने वाली सभी पीडीएफ आपको मिलती रहें। तो चलिए अब हम लोग आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि पहले ही फ़ोटो में आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं और ये हमारे भारत के पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम है एन.वी. रमन्ना। इनको हाल ही में इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आगे अब हम लोग जानेंगे इनके बारे में कि ये कौन है और किस चीज़ के लिए इनको नियुक्त किया गया। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके जो चेयरमैन जॉर्ज लिम ने मंगलवार को सिंगापुर में न्यायाधीश रमन्ना को नियुक्ति पत्र दिया था और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिंगापुर के मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित सिंगापुर कन्वेंशन वीक में भाग लेने के लिए सिंगापुर में हैं, जो कि सिंगापुर के मंत्रालय ऑफ लॉ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग और 20 से अधिक साथी संगठनों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। अगले पॉइंट में आपको एक महिला दिख रही हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ये राजस्थान की प्रियन सेन है। इनको अभी हाल ही में मिस हर अर्थ का खिताब मिला है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज। प्रियन सेन ने नई दिल्ली में 26 अगस्त को आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल के दौरान मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। ये छात्रा, डांसर और ताइक्वांडो खिलाड़ी भी हैं और अब वह दिसंबर में वियतनाम में मिस अर्थ 2023 पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी करेंगे। उन्हें कोरिया से मिस अर्थ मीना सू चोई से अपना ताज मिला, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया शेरिडन मोर्टलॉक से मिस अर्थ ईयर के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपको दिख रहे हैं फिर से दो महिलाएं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी कश्मीर करेगा। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, तो वह कश्मीर करेगा और यह उसके लिए गौरव की बात है। तो इस अवसर पर प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण के लिए प्रत्याशा और तैयारी को चिन्हित किया गया और इसमें जो मोरे के शब्दों ने इवेंट के आसपास उत्साह और भावना की प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है कि सच में मैं बहुत खुश हूँ और इस तरह की सुंदरता को देखना हमारे लिए भावनात्मक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको चावल दिख रहे हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो ये चोकुआ चावल है और ये असम का है। तो इसके बारे में क्या खास बात है उसको हम लोग समझेंगे। तो चोकुआ चावल, जिसे कि मैजिक राइस कहा जाता है, इसको जीआई टैग मिला है। तो चोकुआ चावल, जिसे मैजिक राइस के रूप में जाना जाता है, हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया, जो इसकी असाधारण विशेषताओं और विरासत की मान्यता है। चावल की यह उल्लेखनीय किस्म असम की पाक विरासत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और शक्तिशाली अहोम राजवंश के साथ इसका समृद्ध ऐतिहासिक संबंध है। अहोम भी एक जनजाति होती है और ये असम का चावल है, चोकुआ चावल, जिसको जीआई टैग मिला है। तो इसको याद रखना है हमें। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चल रहे हैं। तो इसमें आपको ये चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की फ़ोटो दिख रही है, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खोजा सल्फर। भारत को चंद्रयान 3 मिशन के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इस बात की जानकारी खुद इसरो की ओर से दी गई। हालांकि इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर अभी भी हाइड्रोजन की खोज जारी है।
चलिए अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है वर्ल्ड संस्कृत डे, 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस और विश्व संस्कृत दिवस भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो चंद्रमा के साथ मेल खाता है। पिछले साल 2022 में 12 अगस्त को मनाया गया था, जबकि 2021 में 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। तो ये अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसके बारे में जानेंगे। तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित किया गया था। यह दिन अफ्रीकी विरासत वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक योगदान की वैश्विक मान्यता के रूप में कार्य करता है। अकेले अमेरिका में 200 मिलियन से अधिक व्यक्तियों की पहचान अफ्रीकी मूल के रूप में की जाती है और दुनिया भर में लाखों लोग बिखरे हुए हैं। यह पालन अफ्रीका की जड़ों से उपजी समृद्ध विविधता को रेखांकित करता है। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहा है, ये 4 व्यक्ति दिख रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में लिखा हुआ है कि नीति आयोग और यूएनडीपी ने भारत में एसडीजी में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है। तो सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को हासिल करने की दिशा में तेजी लाने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य एसडीजी स्थानीयकरण, आंकड़ा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देना है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है नितिन गडकरी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एथेनॉल टोयोटा इनोवा। तो नितिन गडकरी ने लॉन्च की है दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार। इसके बारे में जानेंगे। अधिक टिकाऊ मोटर वाहन उद्योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नितिन गडकरी ने दुनिया को एक उल्लेखनीय नवाचार से परिचित कराया और टोयोटा की ये इनोवा हाई क्रॉस कार 100% इथेनॉल ईंधन संस्करण है और BS6 स्टेज 2 विद्युतीकरण फ्लेक्स ईंधन के वाहन के रूप में खड़ी है, जो कि अत्याधुनिक तकनीक संघ और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस 100% इथेनॉल से संचालित क्षमता के साथ सबसे आगे है। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत न्यूजीलैंड ने उड्डयन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और न्यूजीलैंड की सरकारों ने हाल ही में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और यह उड़ान क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिनमें नई उड़ान मार्गों की पेशेवरी से लेकर कोड साझा सेवाओं, यातायात के अधिकार और क्षमता के अधिकार तक कई मुद्दे शामिल हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अब हम जानेंगे आज के इतिहास के बारे में। तो आज के इतिहास को देखते हैं कि 1939 में आज ही हिटलर के नेतृत्व में करीब 15 लाख जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका जवाबी हमला करते हुए जर्मनी पर हमला कर दिया और इस तरीके से कई देश इसमें मिलते चले गए, जिससे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अगले पॉइंट को देखते हैं। 1923 में आज ही इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप जापान के टोक्यो योकोहामा में आया था, जिससे लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक KN सिंह का जन्म 1908 में आज ही देहरादून में हुआ था और 1936 में मित्र पृथ्वीराज कपूर के कहने पर इन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाया और अपना करियर बनाया फिल्मों में। तो चलिए अब हम लोग कल के जवाब की ओर चलते हैं। तो कल का प्रश्न था कि पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था और यहीं से दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजा था वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ
और मुग़ल सल्तनत बाबर के द्वारा स्थापित हुई। चलिए तो आज के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आज का प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो इसका जवाब आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे आने वाली PDF आपको मिलती रहे और आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प होती रहे। धन्यवाद।